तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो फ्रिक्शन की हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 2। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था फ्रिक्शन का, उसमें फ्रिक्शन के बारे में सारी की सारी जो बेसिक चर्चाएं थी वो कर दी गई। फ्रिक्शन की डेफिनेशन अपने को बता दी गई है ना, फ्रिक्शन होता क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या डायरेक्शन होती है, कितना लगता है, ये सारी की सारी बातें पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूं। अगर नहीं देख करके आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक हमेशा पड़ा ही होता है, जाकर के उसे देख के आ जाओ ताकि इस चर्चा में तुमको ज्यादा मजा आ सके। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल फोर्सेस का इस्तेमाल करके किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स इफेक्ट हो जाए और किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं, ये सारी की सारी बातें भी पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूं। तो अगर नहीं देख करके आ रखी है तो उसे देख लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराए हैं, मजा आ जाएगा एकदम देख करके। ठीक है, अच्छा आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। और बहुत गजब सवाल मैं तुम्हें आज कराऊंगा, देखना तुम लोग बोलोगे हाँ यार सर मजा आ गया बिल्कुल एकदम। और पिछले सालों में जो जेईई एडवांस में कुछ सवाल पूछे गए वो सवाल भी आज की इस वीडियो में मैं ले लूंगा, तो तुम लोग बोलोगे यार सही में सर बहुत मजा आ गया एकदम, बिल्कुल एकदम, है ना। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन वाली और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली जो वर्कशीट है वो पहले से ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी गई है। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक पड़ा है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लो ताकि टाइम टू टाइम अपने को सारी अपडेट्स मिलते रहे और सारे डीपीपीज मिलते रहे। तो लेक्चर तुम लोग यहां से देख लेंगे, कंसेप्ट तुम लोग यहां से देख लेंगे और टेलीग्राम चैनल से अपने को डीपीपी मिल जाएगी, एकदम वर्ल्ड क्लास डीपीपी। तो अगर वो सॉल्व कर ली, सारे डाउट अपने बन गए, तो फिर भाई साहब अपने सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। बोला बात समझ आ गई? पक्का एकदम? सोच लो। चलो आ जाओ, फालतू टाइम पास नहीं करते ज्यादा, चर्चा को शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करूंगा और उठा के बढ़िया लेवल एकदम चर्चा का हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो, तो सबसे पहले मैं बेटा क्या करता हूं ना, सबसे पहले इस क्रम में जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम होती है वो सबसे सिंपल प्रॉब्लम मैं आपके सामने एक बार लेकर के आता हूं, देखना बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है मेरे पास, मैं तो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको कराता हूं। हालांकि डेरिवेशन समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, जो तुम समझना चाहो समझ लो, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। देखो सवाल के फॉर्म में अपन लोग करते हैं, डेरिवेशन समझना चाहो तो डेरिवेशन समझ लेना, है ना। क्या है वो कि इस तरह से अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, और इंक्लाइंड प्लेन जो है ना उसने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो थीटा बनाया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, ओके, और बोला गया कि इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ना यहां पर एक डब्बा रख दिया गया और उस डब्बे का जो मास है वो m है। कितना है? m है। और जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस इंक्लाइंड प्लेन को स्मूथ प्लेन लेकर के चलते थे ना, अब यहां पर ये स्मूथ नहीं है। बोला गया कि जो इंक्लाइंड प्लेन है ना ये फ्रिक्शन वाला रफ सरफेस है, जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा जी, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो है म्यू। बोला गया ठीक है भाई, बात समझ आती है ना। अब सवाल अपने को क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि जो डब्बा है ना, ये डब्बा बोला नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे फिसल रहा है, ये डब्बा जो है वो नीचे फिसल रहा है। तो सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। क्या बोला गया? फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m। बेटा ये सवाल तो मैं तुम्हें कराऊंगा ही, इस सवाल को साथ साथ करने के हम लोग इसके थोड़ा सा कुछ एनालिसिस भी करेंगे। उस एनालिसिस से हमारे को कुछ फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स रहेंगे वो बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी भाई साहब। तो बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत बड़े ढंग से समझना। देखो बढ़िया पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, अच्छा वर्ल्ड क्लास कंटेंट जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी वो भी मेरी है, परंतु अच्छे नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है। वीडियो को समय समय पर रोक करके प्यार से अच्छे स्क्रीनशॉट लेने, अगर लगे कि मैं कभी थोड़ा तेज बोल गया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके स्लो करके देखना है, और फिर भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट कर देना है। कमेंट का जवाब मैं हमेशा दिया करता हूं भाई साहब, हमेशा दिया करता हूं। हो सकता है कि कभी थोड़ा सा लेट हो जाऊं देने में, परंतु देता जरूर हूं, है ना। इस बात को तो सारे पुराने बच्चे जानते हैं जो चैनल पर जुड़े हुए हैं, है ना। आ जाओ चलो देखो शुरू करते हैं। तो कैसे बोला गया? बोला गया कि एक्सेलरेशन बताओ भाई इस मास m का। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो हमें आता ही है, और नहीं देखकर क्या रखे हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सीरीज एकदम पूरी जीरो से जेईई एडवांस तक की पड़ी हुई है, नीचे लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के देख कर क्या मजा आएगा तुम्हें। आओ सुनो ध्यान से देखो। तो क्या बोला मैंने कि अगर ये कोई m मास का डब्बा है और इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे रखा गया है, तो बेटा जो mg फोर्स है वो लग रहा होगा बिल्कुल ऐसे नीचे, बिल्कुल ऐसे नीचे। और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींच दूं, है ना, इस इंक्लाइंड प्लेन के
परपेंडिकुलर, अगर एक ऐसे लाइन खींच दूं तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है नॉर्मल फोर्स वाली डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्मल फोर्स वाली डायरेक्शन। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना है? थीटा है। बेटा मैं बहुत गहराई में नहीं उतर रहा हूं ये सब बातें, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं यार, चैनल पर सब कुछ पढ़ा हुआ है भाई साहब, एकदम बिल्कुल जीरो से। तो तुम लोग जाओगे तो मजा आएगा, ठीक है? सुनो आओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। सोच करके देखो, ये mg और ये थीटा, तो इस दिशा में ये mg का cos थीटा है ना। अगर वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने नहीं आते हैं तो वो भी पड़े हुए नीचे, उसको भी देख करके आओ भाई साहब। ये mg, ये थीटा, तो ये mg का cos थीटा, और ये इस दिशा में ये क्या है? ये है mg का sin थीटा, ये है mg का sin थीटा। बोलो बात समझ आ गई? तो ये जो mg का जो sin थीटा है, ये चाहेगा कि ये जो डब्बा है ना, ये फिसल करके यार नीचे आ जाए। ये डब्बा क्या है? फिसल करके नीचे आ जाए। अब भाई साहब फ्रिक्शन के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि पिछले ही वीडियो में अपने को बताया गया था कि फ्रिक्शन कौन है? फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है, फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, और ये दो प्यार करने वालों को भाई साहब हमेशा साथ रखना चाहता है, ये इतना अच्छा आदमी है। अब यहां पर दो प्यार करने वाले कौन है? एक तो ये इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा ये डब्बा। तो जैसे ही डब्बा नीचे फिसलने लगा तो फ्रिक्शन को तो ये बात बड़ी बुरी लगी, बोला कि यार ऐसे मत कर यार, तू इस इंक्लाइंड प्लेन को छोड़ करके मत जा, तुम लोग तो इतने हमेशा साथ थे, अब तू ऐसे कैसे छोड़ करके जा रहा है? तो जैसे ही mg के साइन थीटा ने इसको नीचे चलाने का प्रयास करा तो फ्रिक्शन तो एक अच्छा आदमी है ना, फ्रिक्शन बोला इस एम-मास के डब्बे को कि अरे यार तू इसको छोड़ करके मत जा भाई साहब, ऐसे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और भाई साहब फ्रिक्शन लग गया पीछे, फ्रिक्शन लग गया पीछे। किस पर? इस एम-मास के डब्बे पर, है ना। सर आपने सर ये बिल्कुल इंक्लाइंड प्लेन से क्यों दिखाई सर एरो? थोड़ा ऊपर से दिखा देते। नहीं 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 नहीं, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? जहां पर सरफेस के बीच में रिलेटिव क्या हो रहा हो? फ्रिक्शन हो रहा हो, घर्षण हो रहा हो, वहीं पर तो फ्रिक्शन लगता है, और टेंजेंशियली लगता है सरफेस के, इसलिए इसको ऐसा दिखाया गया। आई होप हमें बात समझ आ गई है। अरे सोच लो 110% एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये बात समझ आती है। अच्छा, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है वो कितनी होती है? म्यू इंटू एन होती है। कितनी होती है? म्यू इंटू एन होती है। अब आप ध्यान से देखें तो ये डब्बा हवा में तो उड़ा नहीं और इंक्लाइंड प्लेन के अंदर भी धंसा नहीं, है ना। या तो हवा में तो उड़ा नहीं और इंक्लाइंड प्लेन के अंदर भी धंसा नहीं। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, क्योंकि अगर नीचे के फोर्स ज्यादा होते तो इसके अंदर धंस जाता, ऊपर वाले फोर्स ज्यादा होते तो हवा में उड़ जाता, परंतु दोनों में से कुछ भी तो नहीं हुआ। इसका मतलब कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg का cos थीटा, नॉर्मल इज इक्वल टू mg का cos थीटा। भाई साहब बहुत बढ़िया, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg का cos थीटा, है ना। चलो इसको ऊपर वाली वैल्यू में, इस ऊपर वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। कितना आ जाएगा? म्यू mg cos थीटा। अरे म्यू mg cos थीटा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें समझ आ गया होगा यार। कितना आया? म्यू mg cos थीटा। बोला भाई बहुत बढ़िया है। अच्छा सोच करके देखो, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने के बाद भी, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने के बाद भी ये डब्बा तो नीचे ही फिसल रहा है अभी भी। अरे डब्बा तो अभी भी नीचे ही फिसल रहा है। इसका मतलब कि जीता कौन? जीता mg का साइन थीटा, और हारा कौन? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन। हाँ ना बोलो भाई साहब। नेट फोर्स जब निकालेंगे तो नेट फोर्स में क्या करते हैं? बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटा देते हैं ना, और बड़ा फोर्स कौन है? बड़ा फोर्स तो mg का साइन थीटा है, तभी तो ये नीचे आ रहा है मूव करके। तो जो नेट फोर्स लिखा जाएगा एफ नेट, वो क्या लिखा जाएगा? एफ नेट लिखा जाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो, mg का साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, mg का साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। चलो आ जाओ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। और नेट फोर्स क्या होता है? इसी डब्बे का मास इंटू इसी डब्बे का एक्सेलरेशन, जो कि मुझे निकालना है ना। तो इसी डब्बे का मास इंटू इसी डब्बे का एक्सेलरेशन, जो कि मुझे निकालना है, जो कि मुझे निकालने को बोला गया था, है ना। ध्यान से देखो तो कितना आया? ये आया mg का साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि कितना है? म्यू mg cos थीटा। अब आप ध्यान से देखें तो भाई साहब m ने m को मार दिया हर तरफ से, तो देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन आ गया g का साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। आई होप हमारे को बात समझ आ गई होगी। एक्सेलरेशन कितना आ गया? g का साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, सोचने वाली बात क्या है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बस है ना, उस पर ध्यान देना। कि सबसे पहली बात तो कि जो एक्सेलरेशन है इस डब्बे का, नीचे फिसलने वाला ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो आया है एक्सेलरेशन, ये इसके मास पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले तो इसके मास पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है भाई साहब इसके मास के। ये मास कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो, एक्सेलरेशन तो हमेशा इतना ही आएगा। तो जो सबसे पहली बात हमने यहां से देखी वो क्या देखी? कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ब्लॉक, इंडिपेंडेंट
ऑफ मास ऑफ ब्लॉक, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें समझ आ गई होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना ज्यादा बढ़ेगा एक्सेलरेशन उतना ही कम हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट बढ़ जाएगा तो ये वाली टर्म बढ़ जाएगी ना, और ये वाली टर्म बढ़ जाएगी तो भाई साहब एक्सेलरेशन तो कम हो जाएगा, है ना। क्या बोला गया, ऐसा बोला गया क्या कि अगर म्यू इंक्रीज करेगा तो भाई साहब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डिक्रीज करेगा, और अगर म्यू डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इंक्रीज कर जाएगा। आई होप हमें ये बात तो समझ आ गई यार, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे देखना तुम, एक नहीं दो दो डब्बे चला रहा हूंगा यहाँ पर मैं, है ना। आज की वीडियो में एक नहीं दो दो डब्बे चलाऊंगा, और एक डब्बे से दूसरे डब्बे पर निकलवाने वाला लगवाने वाला फोर्स तेरे को मैं निकलवाऊंगा, तो बोलेगा कि हाँ सर मजा आया, परंतु ये बात समझे बिना भाई साहब, ये बात समझे बिना मुझसे वो सवाल होने वाले नहीं है। आई होप हमें ये समझ आ गया होगा एनालिसिस अच्छे ढंग से, है ना। क्या कि सबसे पहले तो मास पर डिपेंड नहीं करता, दूसरी बात अगर इस म्यू को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, म्यू को घटाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि हमें बेसिक सी बात थी समझ आ गई होगी। आ गई है ना, एकदम पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, 110% लॉक कर दिया जाए मामला बिल्कुल एकदम, है ना। चलो आ जाओ, तो बढ़िया ढंग से एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा देखो, अब एक छोटी सी चर्चा मैं तुम्हारे साथ एंगल ऑफ रिपोज की ओर कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सवालों के साथ बढ़ चलेंगे, और बहुत बढ़िया 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 वैरायटी में तुम्हें सवालों की दिखाऊंगा, ठीक है। आ जाओ सुनो, देखो एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं। देखो एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। तुम लोग बोलोगे हाँ सर मजा आया सर, बिल्कुल एकदम, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो क्या हुआ, बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से ना कोई इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल मान लो कुछ भी थीटा है, एंगल मान लो कुछ भी थीटा है, और यहां पर कोई m मास का कोई ऐसे डब्बा रखा हुआ है, m मास का कोई ऐसा डब्बा रखा हुआ है, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको म्यू मान लो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या मान लो, म्यू मान लो। तो तुम लोग देखोगे कि डब्बा मान लो अभी अगर चल नहीं रहा, डब्बा अगर मान लो चल नहीं रहा, तो तुम लोग क्या करो, इस इंक्लाइंड के एंगल को ना हल्का सा बढ़ा दो, हल्का सा बढ़ा दो। तुम लोग देखोगे डब्बा तो अभी भी नहीं चल रहा, अरे डब्बा तो अभी भी नहीं चल रहा, फिर इस एंगल को हल्का सा और बढ़ा दो, फिर हल्का सा और बढ़ा दो, फिर हल्का सा और बढ़ा दो, तो देखोगे कि डब्बा जस्ट सरकना शुरू हो रहा किसी पर्टिकुलर एंगल पर, किसी पर्टिकुलर एंगल पर। मान लो शुरू में एंगल शुरू में बहुत कम था, इंक्लाइंड ऐसा था, मान लो इंक्लाइंड है ना, डब्बा नहीं फिसला, अरे डब्बा नहीं फिसला, फिर तुमने हल्का सा हुई ऐसा बढ़ाया, फिर नहीं फिसला, फिर बढ़ाया हुई, फिर भी नहीं फिसला, फिर तुमने हल्का सा बढ़ाया, डब्बा हुई नीचे आया हल्का सा। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। तो बोला गया कि बेटा इस इंक्लाइंड एंगल की वो वैल्यू, इस इंक्लाइंड एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए डब्बा जस्ट खिसकना शुरू हो जाए, जस्ट वही हल्का सा, जिस इंक्लाइंड एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए डब्बा हल्का सा खिसकना शुरू हो जाए, बस उसी वैल्यू को बोला गया एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोला गया, एंगल ऑफ रिपोज। क्या हमें बात समझ आ गई, 110% एकदम। आ जाओ सुनो, देखो मैं लिखवा देता हूं उसको, है ना। क्या बोला गया, बोला गया कि द मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल of inclination, the minimum angle of inclination at which the block just starts sliding, just starts sliding is known as angle of repose, एंगल ऑफ रिपोज। चलो अब इसको फाइंड भी कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है, घबराने की 1% भी कोई आवश्यकता नहीं, बहुत आसान। सुने, मैंने बोला अगर m मास है ना, तो क्या mg बिल्कुल नीचे लग रहा होगा, बिल्कुल हाँ। देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये रही होगी, और ये तो नॉर्मल वाली डायरेक्शन होती है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये mg ये थीटा, तो ये mg का cos थीटा, है ना, और ये mg का sin थीटा, है ना। अगर कंपोनेंट तोड़ने में दिक्कत हो रही हो तो वेक्टर वाली सीरीज देख करके आना, आगे मत बढ़ना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, बता रहा हूं मैं भाई साहब, है ना। आ जाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो सुनो, तो mg का sin थीटा अगर नीचे लग रहा है तो ये डब्बा तो नीचे फिसलना चाहेगा, परंतु फ्रिक्शन के पेट में दर्द हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन क्या बोलेगा, ऐसे छोड़ के जाने नहीं दूंगा मैं तुझे, तो फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, अरे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे भाई साहब, बिल्कुल पीछे लग जाएगा।
है ना, और फ्रिक्शन इसको रोकने का बिल्कुल प्रयास करता रहेगा, अंत तक प्रयास करता रहेगा, और एक एंगल की ऐसी वैल्यू हो जाएगी कि जस्ट नीचे सरकना शुरू कर जाएगा, जस्ट नीचे सरकना शुरू कर जाएगा, है ना। उस समय बेटा वो जस्ट स्लाइडिंग वाले केस के लिए, है ना, फॉर द केस ऑफ जस्ट स्लाइडिंग, ठीक है, फॉर द केस ऑफ जस्ट स्लाइडिंग, फॉर द केस ऑफ जस्ट स्लाइडिंग, बेटा हम लोग क्या बोलते हैं ना कि जो नीचे वाला फोर्स है ना mg, ये जो नीचे वाला फोर्स है mg और ये जो ऊपर वाला फोर्स है फ्रिक्शन, हाँ बोले ये बराबर है यार, कैसे है ये बराबर, है ना, बिल्कुल जैसे कम था थीटा तो mg sin थीटा की वैल्यू कम रही होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, 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 और जैसे ही mg sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर हो जाए भाई साहब डब्बा हल्का सा ऐसे सरकना शुरू कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रिक्शन मान लो 2 न्यूटन है तो mg sin थीटा की वैल्यू हो गई है 2.000000000000001 न्यूटन, तो बिल्कुल कम है ना, बिल्कुल कम, परंतु आसपास किसी वैल्यू से, बिल्कुल इसलिए बोला गया कि फॉर द केस ऑफ जस्ट स्लाइडिंग बोला गया कि जो फ्रिक्शन जो है ना ये किसके बराबर हो जाता है, mg के sin थीटा के बराबर, mg के sin थीटा के बराबर। बोलो बात समझ आ गई। और फ्रिक्शन तो मुझे पता है म्यू एन होता है, कितना होता है, म्यू एन होता है, तो म्यू और एन की वैल्यू देखो, ध्यान से देखो ना, तो डब्बा हवा में उड़ा ना जमीन में दसा, तो एन की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा, कितनी है, mg cos थीटा, और सामने कितना आ गया, mg का sin थीटा, सामने कितना आ गया, mg का sin थीटा आ गया। ध्यान से देखो तो mg के sin थीटा ने mg के sin थीटा को मार दिया, तो म्यू इज इक्वल टू, देखो इसको नीचे भेज दो तो ये आ गया tan थीटा, कितना आ गया, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। और बेटा ये जो थीटा है ना यही है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, यही क्या है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, 110%। अच्छा देखो इसको मिटाने से पहले ना एक छोटी सी बात मैं तुम्हारे साथ और कर लेता हूं ताकि बाद में मैं तुमसे सवाल बनवा सकूं। बेटा एक है ना चीज होती है, फोर्स होता है, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, बिल्कुल सिंपल एकदम, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। सुनो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, बोला कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरह से बोला कि मैंने बोला मान लो इस तरह से ना कोई धरती माता है और यहां पर कोई तो ऐसे डब्बा रखा है, यहां पर कोई तो ऐसे डब्बा रखा है, बोलो बात समझ आ रही है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बेटा ध्यान से देखो तो अगर मैं इस तरह से बोल दूं कि मान लो mg नीचे लग रहा है तो क्या नॉर्मल ऊपर लग रही होगी, हाँ सर बिल्कुल लग रही होगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने बोला मान लो म्यू है और इस डब्बे को अगर आगे खींचने का प्रयास कराया जाए, अगर इस डब्बे को आगे खींचने का प्रयास किया जाए तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहां लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, कहां लगेगा, पीछे। तो बोला गया किस फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, बोला गया किस फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन करना पड़े तो कैसे करें, बोला जाएगा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो बात समझ आ गई, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोला, मैं बोला कि कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट फोर्स, इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप हमें बात समझ आ गई यार, अरे हाँ ना बोल दो, आइए कि नहीं आई, एकदम पक्का। क्या बोला गया कि द कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल एंड द फ्रिक्शन। याद रह जाएगी बात, परेशान तो नहीं हो जाओगे ना, नॉर्मल सी बात एकदम, एंगल ऑफ रिपोज एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब हम लोग बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक बहुत बढ़िया सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया और वो सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, तुम लोग बोलोगे हाँ यार सर बिल्कुल मजा आ गया, एकदम गजब मजा आ गया एकदम, है ना। चलो क्या हम लोगों ने नोट कर लिया, ऐसे अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो तो पहले नोट कर लो, है ना, वीडियो कहीं पे स्टॉप करो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चर्चा को और आगे बढ़ा देते हैं। आओ बेटा देखो, अब जेईई एडवांस में एक बहुत ही गजब का सवाल पूछा गया और वो सवाल मैं तुम्हें कवर कराता हूं, देखना कितना मजा आएगा। देखो सुनो, ये सवाल पूछा गया था, क्या सवाल पूछा गया कि इस तरह से सिस्टम दिया गया है आपको और ये थीटा है और यहां पर एक m मास का एक डब्बा रखा हुआ है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, वो क्या है, म्यू है। अब आपको पता है सवाल क्या बोला गया है, सवाल सुनना भाई साहब, क्या गजब का जानदार सवाल एकदम। सवाल बोला गया, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं सवाल को, है ना, क्योंकि सॉल्व करने के लिए भी तो जगह चाहिए। बोला गया, क्या बोला गया, सुनना, ध्यान सुनना, बोला गया कि इफ
इफ वी वेरी थीटा, इफ वी वेरी थीटा मतलब अगर हम लोग थीटा को चेंज करें, इफ वी वेरी थीटा क्या बोला गया, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली ऐसे वेरी करें, ग्रेजुअली फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। बोला कि एम मास का डब्बा रखा हुआ था, 0 डिग्री का एंगल था, फिर धीरे 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 हम उसको ऐसे बढ़ा रहे हैं, थीटा को, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना थीटा, इसको धीरे 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 ऐसे बढ़ा रहे हैं, कहां से कहां, 0 टू 90। बोला गया देन कमेंट ऑन द कॉन्टैक्ट फोर्स, देन कमेंट ऑन द कॉन्टैक्ट फोर्स, कमेंट ऑन द कॉन्टैक्ट फोर्स। और कुछ ऑप्शन आपको दिए गए, सुनना, ऑप्शन भी क्या गजब के ऑप्शन दिए हैं भाई साहब, है ना, और बहुत सारे ही दे दिए ऑप्शन। क्या बोला कि पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर कमेंट करना है ना, तो बोला पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा। फिर बोला गया कि नहीं, पहले डिक्रीज करेगा देन इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर तीसरे ऑप्शन में बोला गया कि पहले कांस्टेंट रहेगा देन इंक्रीज करेगा। फिर बोला गया चौथे ऑप्शन में कि पहले कांस्टेंट रहेगा देन डिक्रीज करेगा। फिर भाई साहब पांचवें ऑप्शन में क्या बोला गया कि पहले इंक्रीज करेगा देन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ई एफ, ये क्या बोला गया, बोला गया कि पहले डिक्रीज करेगा देन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया ई एफ जी, चलो लो जी भी ले लो, बोला ऑलवेज इंक्रीज ही करता रहेगा, है ना, देखो कितने सारे ऑप्शन दे रही है भाई, है ना, लो। फिर बोला कि ऑलवेज डिक्रीज ही करता रहेगा, ऑलवेज डिक्रीज, अरे भाई साहब कुछ ज्यादा ही ऑप्शन दे दिए यार, है ना। अब बोला कि बताओ इनमें से क्या होने वाला है, और ऑप्शन तो एक ही मैच करेगा, है ना, केस तो एक ही हो सकता है, तो आंसर तो इसका एक ही है, अरे आंसर तो इसका एक ही है, कुछ भी हो सकता है वो भाई साहब, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है कि नहीं। मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को जरा ना स्टॉप करके और खुद से करने का ट्राई करो। देखो मैंने तुम्हें कॉन्टैक्ट फोर्स बताया है कि कॉन्टैक्ट फोर्स असलियत में होता क्या है ना, वो इसीलिए बताया ताकि मैं तुम्हें ये सवाल अच्छे ढंग से समझा सकूं और करवा सकूं, बस बेसिकली मतलब तो यही था बस, है कि नहीं। तो वीडियो को एक बार यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे यार, करो यार, बहुत बढ़िया, करो। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। गाना नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना, गाना नहीं सुनना भाई साहब, सवाल करो। दिल को करार आया, तुम पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। जब सुनना नहीं है तो अब गाते क्यों हो भाई साहब। रात को 10:30 बजे ये शूटिंग चल रही है, शूटिंग ही कहता हूं मैं तो इसे। जब मैं आता हूं ना लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं घर पर ये कह के आता हूं कि मैं शूट पर जा रहा हूं भाई साहब, तो स्टार वाली फीलिंग आती है थोड़ी सी, मेरे घर वाले भी खुश आते हैं, अच्छा हमारा लड़का स्टार हो गया है, शूट पर जाता है हमारा लड़का, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, तो रात को भी यार 10:30 बजे में नींद भी आती है बहुत ज्यादा, तो मैं बीच में गाने वाने लगता हूं, तो थोड़ा सही लगता है, मतलब मामला चिल्ड आउट रहता है ना। चलो, किया तुमने कोई ऑप्शन मार्क किया अपने तरफ से, मैं कराऊं? आ जाओ, सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो बेटा देख, ध्यान से देख, तो स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं प्यार से ना। तो बोला गया कि हम थीटा को चेंज कर रहे हैं 0 to 90, ठीक। कहां चेंज कर रहे हैं? 0 to 90। अच्छा सोच करके देखो, जब 0 to 90 थीटा को चेंज किया गया होगा, तो बीच में एक वो एंगल ऑफ रिपोज वाली स्टेज भी आई होगी, है कि नहीं, कि जब आप धीरे धीरे थीटा को जब आप बढ़ा रहे हो तो डब्बा नहीं फिसल रहा, और अचानक से जस्ट डब्बा ऐसे फिसलने लगा। हाँ ये बात। तो जब आप 0 से 90 जब आप वेरी करा रहे थे एंगल को, तो बेसिकली बीच में वो एंगल ऑफ रिपोज वाली स्टेज भी आई। बोला हाँ सर, आई सर, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस चर्चा को 2 भागों में बांट देता हूं, एक तो बिफोर एंगल ऑफ रिपोज और एक आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज। बोलो बात समझ आई? एक तो बिफोर एंगल ऑफ रिपोज और एक आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। बात समझ आ रही है? अब मेरी बात सुनना। सर ऐसा क्यों सर? रीजन समझाऊंगा बहुत प्यार से, चाहे लग जाए मुझे 5-7 मिनट फालतू लग जाए, परंतु समझाऊंगा बहुत प्यार से, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन यहीं से करना शुरू करते हैं। आओ सुनो, यहीं से करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या मैंने बोला कि अपन चर्चा को 2 भागों में बांट रहे हैं। पहले तो क्या, बिफोर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है,
बिफोर एंगल ऑफ रिपोज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर थीटा लेस देन, थीटा अगर लेस देन क्या हो, एंगल ऑफ रिपोज हो, एंगल ऑफ रिपोज हो, और एंगल ऑफ रिपोज कितना आता है, tan इनवर्स म्यू। तो इसका मतलब अगर थीटा मेरा अगर लेस देन tan इनवर्स म्यू होता तो उस समय की चर्चा हम लोग करते हैं पहले, ठीक है। सुनो, यहीं से करना शुरू कर रहा हूं, सुना मेरी बात ध्यान से। बेटा जानते हो फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी होता है और इसको फिजिक्स आती है और ये दो प्यार करने वाले को साथ रखता है। सर अभी आपने बताया, तो बेटा जैसा कि मैंने बोला इसको फिजिक्स आती है यार, बहुत बड़े ढंग से जानता है, फ्रिक्शन फिजिक्स जानता है, उसे पता है कि किस डायरेक्शन में लगूं और कितना लगूं ताकि दो प्यार करने वाले बिछड़े ना, दो प्यार करने वाले बिछड़े ना। बोल बात समझ आ रही है? पक्का पक्का एकदम। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना, एकदम सुनो ध्यान से देखो। तो अगर ये m है ना, तो देखो नीचे लग रहा होगा mg और ये लाइन रही होगी हमारी नॉर्मल वाली, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये mg का cos थीटा और ये लग रहा होगा mg का sin थीटा, ये लग रहा होगा mg का sin थीटा। और पीछे के तरफ है ना, यहां पीछे के तरफ लगता है फ्रिक्शन, पीछे की तरफ लगता है फ्रिक्शन। बोला हाँ सर, ये बात तो समझ आती है। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होती है, म्यू एन। कितनी होती है, म्यू एन। अच्छा जी, म्यू एन होती है। बोला हाँ सर, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू और mg और साथ में cos थीटा, n तो mg cos थीटा है ना। अच्छा, परंतु सर क्या हमेशा फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होता है? नहीं, जितनी जरूरत होती है उतना ही लगता है। अभी बोला ना मैं कि इसको फिजिक्स आती है, समझदार आदमी होता है फ्रिक्शन भाई साहब, जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही लगता है। अगर पूरे मैक्सिमम की जरूरत पड़ जाएगी तो मैक्सिमम लग जाएगा और अंतिम सांस तक अपना प्रयास करेगा कि दो प्यार करने वाले कभी भी बिछड़े ना। बोल बात समझ आ रही है? सोच ले, अब ध्यान से देख। तो क्या हुआ, आपने हल्का सा इसको उठाया तो नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। तो भाई साहब फ्रिक्शन पीछे mg sin थीटा के बराबर ही लगेगा। हाँ, मैक्सिमम इतना लग सकता है, मैक्सिमम इतना लग सकता है, और वो लगेगा भी जब जरूरत पड़ेगी तो। परंतु अभी तो डब्बे को खिसकने से रोकना है ना सिर्फ, तो डब्बे को खिसकने से रोकना है तो नीचे अगर mg का sin थीटा लग रहा है तो पीछे भी कितना लगेगा, mg का sin थीटा लगेगा। कितना लगेगा, mg का sin थीटा लगेगा, इसके अलावा वो कुछ भी लगने वाला नहीं है। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। तो बेटा बिफोर एंगल ऑफ रिपोज जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद तो फिसलने लग जाता है ना डब्बा भाई साहब, उसके बाद तो फ्रिक्शन रोक ही नहीं पाता। तो बिफोर एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी नहीं लगता, वो उतनी ही लगता है जितने की उसे जरूरत है। तो अगर डब्बा नीचे mg sin थीटा से आना चाहता है तो फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ mg sin थीटा लगेगा, उससे ज्यादा लगने वाला नहीं। बोलो मैं बात समझ आ गई? एकदम पक्का। तो कंसेप्ट यही है बस कि बिफोर एंगल ऑफ रिपोज जो डब्बा होता है ना, डब्बा भाई साहब जो नीचे आ रहा होता है mg sin थीटा से, तो फ्रिक्शन ऊपर कितना लगता है, सिर्फ mg sin थीटा लगता है भाई साहब, अपनी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी नहीं लगता। क्या बोला मैं, पर लगेगा कितना? मैं बोला कि पर लगेगा कितना, ध्यान से देख, लगेगा कितना, तो इतना लगेगा। कितना लगेगा? इतना लगेगा। Fr इज इक्वल टू mg sin थीटा। बोल बात समझ आई? क्योंकि बिफोर एंगल ऑफ रिपोज तो इसे मूव ही नहीं करना, इसे मूव ही नहीं करना, तो ऊपर वाले और नीचे वाले फोर्स बराबर होने चाहिए ना। तो एफ आर किसके बराबर है, mg के sin थीटा के बराबर है। हाँ, मैक्सिमम इतना लग सकता है परंतु इतना लगने वाला नहीं, क्योंकि नहीं तो डब्बा ऊपर भाग जाएगा ना। और फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज चलती है क्या कभी? ऐसे नहीं चलती ना। हाँ, तो इतना लग सकता है परंतु लगेगा कितना, इतना, क्योंकि जरूरत ही इतने की है। इतना अगर ऊपर लग जाएगा तो यहां पर रुक जाएगा। अब तो मैंने काफी बार बता दिया, मुझे लग रहा है मैं समझ आ गया होगा। एकदम पक्का। अब बोला कि कांटेक्ट फोर्स पर चर्चा करो, है ना, कमेंट ऑन द कांटेक्ट फोर्स। तो चलो कांटेक्ट फोर्स निकाल लेते हैं। और कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन कराया गया कि कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। बोलो बात समझ आ रही है? कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो चलो आ जाओ, निकाल लेते हैं, है ना, आ जाओ। तो एफ कांटेक्ट है ना, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, आ जाओ। कांटेक्ट फोर्स कितना है? बोला गया कि नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होता है, नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट। ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट बेटा ये जो होता है ना, ये होता है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये होता है कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, इसको ऐसे बंद कर लोगे ना, कहीं पे ऐसे बंद कर लोगे तो ये मिल जाएगा आपको कांटेक्ट फोर्स। और अच्छा बना लेता हूं मैं, और अच्छा बनाने का प्रयास कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, उई टुपक, ये रहा एफ कांटेक्ट। सही लिखा है ना मैंने? हाँ, एफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है ना, ये होता है कांटेक्ट फोर्स। बोलो बात समझ आई? पक्का। चलो आ जाओ, इसे प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर द रूट, और नॉर्मल कितना है देख, दिख रहा है mg का cos थीटा, तो mg और cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, तो mg sin थीटा का होल स्क्वायर। देखो mg तो कॉमन आ रहा है ना, तो mg को बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना बचा, ये बचा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। अरे यार ये तो 1 ही होता है, अरे तो कितना होता है, ये तो 1 ही होता है। तो हमने क्या देखा कि कॉन्टैक्ट फोर्स की जो वैल्यू है, कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, वो तो mg आ गई। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गई, हाँ, अरे क्या आ गई, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गई। इसका मतलब कि 0 से लेकर और एंगल ऑफ रिपोज तक आप थीटा को कितना ही चेंज कर लो, कितना ही चेंज कर लो, कितना ही चेंज कर लो, mg भाई साहब ये तो कांस्टेंट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट। इसका मतलब ये पहले इंक्रीज, पहले डिक्रीज, पहले डिक्रीज इंक्रीज, ये तो सब खत्म हो गए, अरे ये तो सब खत्म हो गए। हमें पता चला कि इन कांस्टेंट वालों में से ही कुछ ना कुछ हो सकता है। हाँ साला बात तो समझ आती है अब। हाँ क्यों, क्योंकि 0 से लेकर और एंगल ऑफ रिपोज आने तक तो कॉन्टैक्ट फोर्स mg ही है, अरे वो तो चेंज ही नहीं कर रहा, और जब चेंज ही नहीं कर रहा यार तो भाई साहब ये तो कांस्टेंट फोर्स हो गया, और कांस्टेंट फोर्स हो गया कहां तक, 0 से लेकर और एंगल ऑफ रिपोज तक। बोल बात समझ आ गई। और एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जिस पर डब्बा जस्ट नीचे फिसलना शुरू हो जाए। इस समय फ्रिक्शन पूरी ताकत के साथ पीछे लगता है परंतु उसे रोक नहीं पाता, डब्बा तो भाई साहब नीचे ही फिसलता है, डब्बा तो भाई साहब नीचे ही फिसलता है। तो चर्चा का दूसरा भाग हम लोग देखते हैं कि जब एंगल हमारा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाए। आओ सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, देखो देखो बहुत आसान सवाल करते हैं, सुनो। दूसरा फेज क्या था इसका, दूसरा फेज था कि जब आपका थीटा is greater than angle of repose, is greater than angle of repose, इसका मतलब कि थीटा is greater than tan inverse mu। इस समय फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पीछे लगा रहा होता है, फिर भी इसको रोक नहीं पाता। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है, वो तो है म्यू mg cos थीटा, और नॉर्मल तो कितनी है, वो तो mg का cos थीटा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट निकालेंगे। आ जाओ रिजल्टेंट निकाल लो सन्नाटो। देखो कितना आया, अंडर द रूट n स्क्वायर प्लस fr स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर द रूट n स्क्वायर, n कितना है देखो n स्क्वायर mg cos थीटा, तो ये आ गया mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस fr स्क्वायर। fr कितना है, अब तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा ना, तो कितना आ जाएगा म्यू mg cos थीटा का होल स्क्वायर, तो म्यू mg cos थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो mg का cos थीटा तो कॉमन आ रहा है ना, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा वो कितना आएगा mg का cos थीटा और अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, अब आप ध्यान से देखें तो एंगल ऑफ रिपोज वाली वैल्यू तो जा चुकी, और अब आप थीटा को और बढ़ा रहे हो 90 की तरफ, है ना। तो बेटा अगर आप थीटा को बढ़ाओगे, अगर आप थीटा को बढ़ाओगे तो cos थीटा की वैल्यू तो घट जाएगी। याद करो cos 0 पे 1 होता है और cos 90 पे 0 होता है, मतलब कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ी cos थीटा की वैल्यू घट गई। समझ आया ना, cos 0 1 और cos 90 0, cos 0 1 और cos 90 0। तो जैसे एंगल बढ़ा तो वैल्यू cos थीटा की घट गई भाई साहब, घट गई। तो भाई साहब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाई जाएगी cos थीटा की वैल्यू तो घट जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू अगर घट जाएगी तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो भी घट जाएगा। बोलो बात समझ आई, कॉन्टैक्ट फोर्स भी घट जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि एंगल ऑफ रिपोज आने तक तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स था वो कांस्टेंट रह गया, और एंगल ऑफ रिपोज आने के बाद कॉन्टैक्ट फोर्स लगातार घटता रहा, लगातार घटता रहा, लगातार घटता रहा। आई होप हमें बात समझ आ गई यार। अरे बोलो सन्नाटो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई साहब, ये ऑप्शन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, कौन सा, डी ऑप्शन सही हो गया। ये तो कांस्टेंट रहेगा पहले तो एंड देन डिक्रीज करने लगेगा। आई होप हमें बात समझ आ गई यार, एकदम पक्का। काफी मुश्किल सवाल होता है ये, पर भाई साहब मुश्किल नहीं लगना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगना चाहिए। बेटा जानते हो मुश्किलों में ही जो होता है ना, मुश्किलों में भाई साहब अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, मौका छुपा होता है भाई साहब। तो अगर मुश्किलों को अगर मौका नहीं समझोगे, मुश्किलों को मुश्किल समझकर ही नजरअंदाज कर दोगे तो दुनिया भाई साहब बहुत ढंग से, दुनिया बहुत बेकार है, आगे निकल जाएगी तुम्हारे से। जिस समय तुम मजे कर रहे होते हो, जिस समय मस्ती कर रहे होते हो ना, दुनिया के, देश के, गांव के किसी कोने में बैठा कोई बच्चा भाई साहब बहुत मेहनत कर रहा होता है, जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें रौंद करके आगे बढ़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो अपने को मेहनत करनी है भाई साहब, बहुत गजब मेहनत करनी है, और ऐसी मेहनत करनी है भाई साहब दुनिया के चेहरे पर ऐसा निशान अपने को छोड़ना है अपने नाम का जो सालों साल तक ना मिट पाए। बोलो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। यहाँ पर बहुत बड़े ढंग से अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, अच्छी हम लोग मेहनत करेंगे, बढ़िया डीपीपी सॉल्व करेंगे, सिलेक्शन लेकर के दिखाएंगे, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे यार,
पक्का ना? चलो आ जाओ, बहुत बड़े ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे ढंग से, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आओ बेटा देखो, अब मैं तुम्हें एक और बहुत बढ़िया सा सवाल कराता हूं, थोड़ी सी वैरायटी को चेंज करते हैं और एक नया सवाल करते हैं, ठीक है? और ये सवाल कराने के बाद मैं तुम्हें जेईई एडवांस का एक और सवाल कराऊंगा, देखना है ना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो आ जाओ सुनो, तो क्या बोला गया, सवाल बोला गया कुछ इस प्रकार से कि मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल है 37 डिग्री, ठीक, एंगल है 37 डिग्री। मैंने कहा ओके, बात समझ आ गई है ना। अच्छा, बोला गया कि इसके ऊपर ना यहां पर एक डब्बा रखा है और डब्बा है 2 किलो का, डब्बा है 2 किलो का। मैंने कहा ठीक है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना ये स्मूथ नहीं है, यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना उसकी वैल्यू है, बोला गया 0.5। कितनी है? 0.5 है। मैंने कहा ठीक है, और बोला गया कि इस डब्बे के ऊपर ना एक फोर्स लगाया गया है ऊपर की तरफ, ऐसे F, ठीक है, एक फोर्स लगाया गया है F ऐसे ऊपर की तरफ। तो सवाल जानते हो क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया कि व्हाट शुड बी द रेंज, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ फोर्स F, what should be the range of force F so that the block of 2 kg remains in equilibrium, इक्विलिब्रियम का बस यही मतलब है कि वो डब्बा चले ना, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? यही मतलब है कि डब्बा चलना नहीं चाहिए। ये सवाल अपने को बोला गया, और जानते हो भाई साहब सवाल इतना गजब का सवाल है ना, ये बहुत ही ज्यादा गजब का सवाल है। अभी मैं तुम्हें कराऊंगा ना, तुम लोग बोलोगे यार वाकई में बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या बोला गया कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ फोर्स एफ सो दैट भाई साहब ये डब्बा मूव ना करे। भाई फोर्स लग रहा है ऊपर तो डब्बा तो मूव करेगा, पर क्या रेंज है इस फोर्स की, किस रेंज से किस रेंज, कम से कम कितना और ज्यादा ज्यादा कितना हो कि डब्बा मूव ही ना करे, ना तो नीचे और ना ऊपर। सोच करके देखो, एफ फोर्स ना हो तो क्या पता नीचे भी चला जाता है कि नहीं, तो डब्बा नीचे भी नहीं जाना चाहिए। भाई एफ फोर्स बहुत ज्यादा लगा दिया, क्या पता ऊपर ही चला जाए, ना 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 ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, भाई साहब यहीं पर रुका रहना चाहिए। बोलो बात समझ आई? बहुत ही प्यारी वैरायटी है, बहुत ज्यादा प्यारी वैरायटी। और ये सवाल सॉल्व करने के बाद तुम लोग बोलोगे हाँ यार सर मजा तो आया सर। पक्का करोगे? बार अटेम्प्ट करोगे? चलो कर लो, मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं स्टॉप कर लो और करो करो करो, शाबाश। ना 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 ना। हो गया? करा तुमने ट्राई? वीडियो स्टॉप कर दिया करो तुम, मैं तो ऐसे कुछ भी करता रहता हूं, तुम स्टॉप कर दिया करो। करा? पक्का? चलो आ जाओ, सुनो देखो मिल करके करते हैं, थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं ना, अच्छा लगेगा। देखो सुनो, देखो जानते हो सवाल के अंत में तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देने वाला हूं, है ना। अभी इसको थोड़ा फील करते हैं कि देख हाँ यार कैसे चीज होती है, बाद में तो शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। सवाल तो ऐसे ही होने वाला है, कोई खास बात नहीं है, सवाल तो हो ही जाएगा, कहां जाएगा वो नहीं होगा, तो सवाल तो होना ही है यार। बोलो बात समझ आ रही है? परंतु अगर फील आएगी ना, तो फील आने की वजह से हम लोग कई सारे और डिफिकल्ट सवाल है हम लोग वो भी कर पाएंगे। और अगर फील नहीं रही, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक आती हुई, तो शॉर्ट ट्रिक से कुछ सवाल तो बैठेंगे, जो डायरेक्ट सवाल होंगे तो बैठ जाएंगे। परंतु अगर सवाल थोड़ा घुमा दिया, अगर ट्रिक कर दिया सवाल थोड़ा सा भी, तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग को बनाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए फील लें चीज की, भाई साहब सब्जेक्ट की फील लें, और जब फील आएगी तो चीजें आसान लगने लग जाएंगी, आसान लगने लग जाएगी तो मजा आएगा भाई साहब। इसलिए सब्जेक्ट की हमने क्या करना है? फील लेनी है सब्जेक्ट की भाई साहब, फील लेनी है। बोलो बात समझ आ रही है? फील आएगी तो मजा तो अपने आप आएगा, और मजा आएगा तो पढ़ने में मन भी लगेगा, तो नंबर तो अपने आप आएंगे, सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का कराऊं मैं इसको? आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो मुझे ये बात तो पता है कि अगर ये 2 kg का डब्बा है ना, तो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो रहा होगा 20 न्यूटन। कितना रहा होगा? 20 न्यूटन। एमजी तो नीचे लगता है, और ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन रही होगी वो ये रही होगी, जो कि नॉर्मल वाली लाइन रही होगी। और अगर ये 37 डिग्री का एंगल है तो ये भी 37 डिग्री का एंगल है, और ये 20 है 37, तो ये जो फोर्स है वो कितना है? 16 न्यूटन है। और ये जो फोर्स है ये कितना है? ये है 12 न्यूटन। बोलो बात समझ आई? सर ये 16-12 सर ऐसे कैसे करा? अरे ये 20 का cos 37 और ये 20 का sin 37, जानते हो कि नहीं जानते हो? 20 इंटू cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5, तो ये हो गया 16 न्यूटन। ये हो गया sin 37, अरे हाँ ना बोलो, तो 20 इंटू sin 37 मतलब कि 20 इंटू 3/5, तो कितना हो गया? 12 न्यूटन। आई होप हमें बात समझ आ रही है? एकदम पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरी बात सुन भाई साहब, खेला शुरू होता है यहां से। सुनो,
फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी लग सकती है? सुनो, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है वो कितनी लग सकती है? म्यू इंटू एन लग सकती है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हुई वो हुई म्यू, म्यू माने 0.5 और एन कितना है? देखो एन ये कितना है? 16। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है वो है 8 न्यूटन। वो कितनी है? 8 न्यूटन। भाई साहब कितनी है? 8 न्यूटन। परंतु लगेगी कितनी? जितने की जरूरत है। लगेगी कितनी? जितने की जरूरत है। बोल बात समझ आई? एकदम पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से सोच, मैं तो ऐसा मान लेता हूं, ध्यान सुनना भाई साहब, ध्यान सुनना। अब मैं जो कराने वाला हूं वो फील देगा तुझे, चीज की फील देगा भाई साहब, और फील आएगी तो मजा आएगा और नहीं तो मजा नहीं आएगा। बोल बात समझ आई? पक्का? सोच ले। देखो मेरा एम क्या है? मेरा एम क्या है? मुझे डब्बे को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है? बॉक्स हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम। बॉक्स हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कि नेट फोर्स होना चाहिए 0। नेट फोर्स होना चाहिए 0। बोल बात समझ आई? एकदम पक्का? 110%। सोच ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, डब्बे के ऊपर नेट फोर्स को 0 करना है। और वो कैसे कैसे? मैंने देख एक जगह पर लिख दिया फोर्स F और एक जगह पे मैंने लिख दिया फ्रिक्शन। एक जगह पे मैंने लिख दिया फ्रिक्शन। बोल बात समझ आई? अच्छा सोच करके देख, मैं तो ऐसा मान लेता हूं कि मान ले फ्रिक्शन जो है ना, ये फोर्स F मैं तो कहता हूं मान ले है ही नहीं। मैं तो कहता हूं मान ले फोर्स F है ही नहीं। तो अगर ये फोर्स F नहीं होता, मान लो 1% मान लो ऐसा कि नहीं होता, तो क्या ये 12 न्यूटन इसे नीचे खिसकाता? बोला हां सर नीचे खिसकाता। उस समय फ्रिक्शन पीछे लग रहा होता, उस समय फ्रिक्शन पीछे लग रहा होता। और कितना लग रहा होता? फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होता उस समय। कितना? 8 न्यूटन। कितना लग रहा होता? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन लग रहा होता 8 न्यूटन। बोला हां सर। अरे हाँ तो बोलो, अगर ये फोर्स F नहीं होता तो ये 12 न्यूटन इसे नीचे लगाना चाहता, नीचे खिसकाना चाहता। और फ्रिक्शन कितना लगता? फ्रिक्शन लगता भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन। पर सोच करके देखो, क्या फ्रिक्शन इस डब्बे को चलने से रोक पाता? बोला नहीं सर नहीं रोक पाता, चलने से तो नहीं रोक पाता। तो चलने से अगर नहीं रोक पाता, हमें तो रोकना ही है ना, तो फोर्स को कम से कम पीछे कितना और लगाऊं? देख नीचे 12 है और पीछे लग गया फ्रिक्शन 8, तो फोर्स को कितना लगाऊं कम से कम? तू बता। 4 न्यूटन और लगाना पड़ेगा। अरे कितना और लगाना पड़ेगा? 4 न्यूटन और लगाना पड़ेगा। तब जाकर के जो कुल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन हो जाएगा। और 12 न्यूटन होने से जो नीचे वाला जो 12 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो भाई साहब आंसर आ जाएगा 0। आंसर आ जाएगा 0। फील आई थोड़ी सी चीज की? मैंने बोला कि मान लो शुरू में फोर्स F है ही नहीं, तो उस समय नीचे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन और फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है मैक्सिमम 8 न्यूटन। पर डब्बा तो नहीं रुका ना, डब्बा तो चल गया ना। तो कम से कम F को कितना लगना पड़ा? 4 न्यूटन लगना पड़ा। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का? फिर मैंने क्या बोला? मैंने कहा चल अब इस F को धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे ही मैं इस F को बढ़ा करके 5 न्यूटन कर दूंगा, जैसे ही मैं इस F को बढ़ा करके 5 न्यूटन कर दूंगा, तो फ्रिक्शन देखेगा ओए साला अब तो मेरे मैक्सिमम लगने की जरूरत ही नहीं है। बोला ऐसा क्यों? बोला ये तो 5 न्यूटन हो गया और नीचे तो 12 न्यूटन ही चाहिए, तो अगर मैं 7 न्यूटन भी लग जाऊं, फ्रिक्शन क्या सोचेगा? फ्रिक्शन समझदार आदमी है, फ्रिक्शन अच्छा आदमी है, फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है और फ्रिक्शन दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखता है। हाँ ध्यान सुनना भाई साहब, क्या बोला मैं? कि नीचे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, अब इस फोर्स को आपने कर दिया 5 न्यूटन, तो फिजिक्स क्या सोचेगा? ये फ्रिक्शन क्या सोचेगा? फ्रिक्शन सोचेगा अब तो साला हमारा 12 न्यूटन 8 न्यूटन लगने का जरूरत ही नहीं है, अब तो हमको मैक्सिमम लगने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने बढ़ा करके इसको कर दिया है 5 न्यूटन, नीचे चाहिए 12 न्यूटन, तो क्या 7 न्यूटन में ही काम हो जाएगा? बोला हाँ। तो जैसे ही पीछे 12 हुआ, इस 12 ने आगे वाले 12 को मारा, आंसर तो अभी भी 0 आया, डब्बा रुक गया। अरे डब्बा रुक गया भाई साहब। बोला हाँ सर बात समझ आई, इतना तो सही चल रहा है सर मामला, है कि नहीं? बोला सही सर बात समझ आई, बहुत बढ़िया। अब सोच इस F को बढ़ा करके अगर मैं 6 न्यूटन कर दूं, फ्रिक्शन बोलेगा वाह भाई वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले हाँ साले बढ़ा दो इसको, अब तो मैं और कम हो जाऊंगा, अब तो मैं और कम हो जाऊंगा। क्यों 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 कम हो जाऊंगा? क्योंकि पीछे की तरफ तो नेट कितना ही चाहिए? सिर्फ 12 ही चाहिए, ताकि अगेन ऊपर वाला 12 और नीचे वाला 12 मिलकर के हो जाए 0, मिलकर के हो जाए 0। मुझे लगा नहीं तुम्हें आ रहा यार, पक्का? सोच लो। अब ध्यान से देखो, बढ़ाते 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 हमने इस फोर्स को कर दिया 12 न्यूटन, हमने इस F फोर्स को कितना कर दिया? 12 न्यूटन। इस समय फ्रिक्शन तो भाई साहब खुश हो गया, फ्रिक्शन की तो जी में जी आ गया भाई साहब, फ्रिक्शन की तो आत्मा ही प्रसन्न हो गई। क्यों? फ्रिक्शन बोला अब तो मेरी जरूरत ही नहीं है,
अरे फ्रिक्शन बोला अब तो मेरी जरूरत ही नहीं है। और फ्रिक्शन तो अच्छा आदमी है ना भाई साहब, जहां जरूरत होती वहां नहीं होती वहां होता ही नहीं है। फ्रिक्शन तो एक अच्छा आदमी है, जहां जरूरत नहीं होती वहां पर ये होता ही नहीं। फ्रिक्शन बोला टाटा बाय बाय, खत्म, चला बाय बाय, खल्लास, मैं जा रहा हूं। फ्रिक्शन बोला जाओ तुम संभाल लो अपने आप, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं रहूंगा। बोला बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है 12 न्यूटन, नीचे लग रहा है 12 न्यूटन। फ्रिक्शन बोला मेरी तो जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन हो गया 0। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है 12, नीचे की तरफ 12, मिलके हो गया 0। अरे मिलके हो गया 0। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब मजा आएगा, ध्यान सुनना। मैंने क्या करा, मैंने इस फोर्स को बढ़ा करके 13 न्यूटन कर दिया। मैंने इस फोर्स को बढ़ा करके 13 न्यूटन कर दिया। अब फ्रिक्शन ने सोचा साले अभी तक तो मैं तेरा साथ दे रहा था, क्योंकि तू इस डब्बे को रोकना चाहता था, क्योंकि नीचे 12 है ना और तू 12 था नहीं, तो मैं तेरा साथ दे रहा था। तू इतना घटिया आदमी निकला, फोर्स एफ, तू इतना गंदा निकला, तू इसको डब्बे को चलाना चाहता है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। फ्रिक्शन बोला इस एफ फोर्स से कि मैं तुझे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। मैं इस डब्बे को इंक्लाइंड प्लेन को चलने, मैं इस डब्बे को इंक्लाइंड प्लेन पर चलने नहीं दूंगा, इनको अलग नहीं होने दूंगा। तो फ्रिक्शन क्या बोला कि जा तू ऐसे तैसी करा भाई साहब, मैं तेरा साथ देता ही नहीं। बोला मैं तेरा साथ देता ही नहीं, मैं गंदे लोगों का साथ नहीं देता, मैं तो अच्छे लोगों का साथ देता हूं। मैं तो नीचे लगूंगा अब। मैं कहां लगूंगा अब? नीचे लगूंगा भाई साहब। कहां लगूंगा? नीचे। तो भाई साहब जैसे मेरे इसको 13 न्यूटन करा तो नीचे 12 न्यूटन तो पहले से लग रहा था। फ्रिक्शन ने सोचा यार 1 न्यूटन तो लगना पड़ेगा कम से कम। कितना लगना पड़ेगा? 1 न्यूटन तो कम से कम लगना पड़ेगा, ताकि ऊपर वाला और नीचे वाला भी बैलेंस हो जाए। बोलो बात समझ आई? पक्का? तो फ्रिक्शन कहां लग गया? फ्रिक्शन कितना लग गया? फ्रिक्शन लग गया भाई साहब 1 न्यूटन। कितना लग गया? 1 न्यूटन। और कहां लगा 1 न्यूटन? कहां लगा? बोलो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ऊपर का 13 और नीचे का 13 मिल करके अगेन हो जाए 0। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। आई होप फील आ रही होगी भाई साहब चीज की। अब है ना, फिर मैंने बढ़ा करके इसको 14 न्यूटन कर दिया। कितना कर दिया? 14 न्यूटन कर दिया। बोला हाँ। फ्रिक्शन बोला कर ले 14 न्यूटन। अब मैं 2 न्यूटन लगूंगा। अब मैं कितना लगूंगा? 2 न्यूटन लगूंगा। फ्रिक्शन 2 न्यूटन, ये 12 न्यूटन। भाई साहब फ्रिक्शन लगा 2 न्यूटन कैसे? डाउनवर्ड, है ना। और कितना हो गया? 14 - 14 = 0। बोल बात समझ आई? पक्का? भाई साहब बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। मैंने इस फोर्स को बढ़ा बढ़ा के भाई साहब 20 न्यूटन कर दिया। कितना कर दिया? 20 न्यूटन कर दिया। फ्रिक्शन ने बोला अरे यार तू साले मान नहीं रहा है, बढ़ा के मुझे भी अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगनी पड़ेगी। फ्रिक्शन बोला छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। तू साले ऊपर 20 न्यूटन लगा रहा है ना, तो मैं नीचे भी 20 न्यूटन कर दूंगा, पर भाई साहब मैं इसको चलने नहीं दूंगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? पहले कैसी कैसी एक्टिंग करा देते हो तुम मुझसे यार, यहाँ पे है कि नहीं? पता चले यहाँ ऑफलाइन में तो नहीं होता है, पर ऑनलाइन में तो थोड़ा मजा आता है ना यार, अपने को भी यार पढ़ाने का, है ना। यहाँ सुनो, देखो ध्यान से देखो। फ्रिक्शन का बोला उसको कि तू लग जा 20 न्यूटन, मैं भी नीचे 20 न्यूटन कर दूंगा, तेरे को चलने नहीं दूंगा मैं। हाँ देखो ध्यान से देखो, मजा आएगा। सुनो, फ्रिक्शन भी नीचे लग गया 8 न्यूटन। फ्रिक्शन नीचे लग गया 8 न्यूटन, तो क्या नीचे भी 20 ऊपर भी 20? हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब। फ्रिक्शन लगा नीचे 8 डाउनवर्ड। फ्रिक्शन नीचे लगा 8 डाउनवर्ड, और भाई साहब 20 - 20 अगेन हो गया 0। अगेन हो गया 0। परंतु मैंने बोला ना 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 ना, ऐसे कैसे? तू 20 ही तो लग, तू ज्यादा से ज्यादा 8 लग सकता था ना। इस फोर्स ने इस फ्रिक्शन को बोला कि ले हो गई ना तेरे मन की, अब तो खुश है ना तू, अब तो तू मैक्सिमम लग रहा है ना, अब मैं और बढ़ूंगा। ये फोर्स क्या बोला? अब मैं और बढ़ूंगा भाई साहब। तो जैसे ये फोर्स बढ़ करके 21 न्यूटन हुआ, जैसे ये फोर्स बढ़ करके 21 न्यूटन हुआ, तो नीचे तो अभी भी फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लग सकता है, फ्रिक्शन के औकात की बाहर की बात हो गई भाई साहब। तो ये 8, ये 12, नीचे फोर्स कितना है? 20। नीचे फोर्स कितना है? 20। फ्रिक्शन तो अभी भी बस 8 लग सकता है डाउनवर्ड। तो जो नेट फोर्स आया वो आया 21 - 20 1 आया। तो भाई साहब ये नॉन जीरो वैल्यू है। ये कैसी है? नॉन जीरो वैल्यू। और हम किसकी तलाश में थे? हम सिर्फ जीरो वैल्यूज की तलाश में थे। तो हमने एक रेंज बना दी, क्या कि 4 से लेकर के और 20 तक। इस एफ की 4 से लेकर के
और 20 तक, 4 न्यूटन से लेकर के और 20 न्यूटन तक की वो वैल्यूज हैं जिनके लिए ये डब्बा मूव नहीं करेगा। अगर ये 3 न्यूटन हो जाए 4 से घट के, या ये वैल्यू 20 से घट करके बढ़ करके 21 न्यूटन हो जाए, तो भाई साहब इस डब्बे को चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। परंतु अगर फोर्स की रेंज इस रेंज में रहे, 4 न्यूटन से 20 न्यूटन की रेंज में, तो भाई साहब इस डब्बे को कोई चला नहीं सकता, ये डब्बा हमेशा रुका रहेगा। बोलो बात समझ आ गई? पक्का 110%। परंतु सर, जब पेपर में ये सवाल पूछा जाएगा तो क्या हम ऐसे टेबल बनाएंगे? और टेबल बनाएंगे तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा तो सर कैसे काम बनेगा सर? वहां तो सर तेज तेज काम करना होता है। तो मैंने बोला मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे नीले, मेरे गेंडे, मेरे लाल, ध्यान से सुन, ऐसे नहीं करना है, ऐसे टेबल नहीं बनानी है। शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखो क्या शॉर्ट ट्रिक है। सीधा, तूने, मुझे नहीं पता तूने नोटिस किया कि नहीं किया, परंतु रेंज जानते हो वाकई में क्या है? रेंज ये है, सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिखूं? ये लिखना चाहिए मुझे, mg का साइन थीटा माइनस म्यू mg का कॉस थीटा से लेकर के ये फोर्स हो सकता है mg का साइन थीटा और प्लस म्यू mg का कॉस थीटा। ये रेंज है वो। देखो, मुझे नहीं पता तुमने नोट करा कि नहीं करा, पर भाई साहब वाकई में तो ये रेंज है। देख, मैं तुझे प्रूव करके दिखाता हूं, सुन, देख ध्यान से देख। mg का साइन थीटा कितना है? 12 न्यूटन। mg का साइन थीटा कितना है? 12 न्यूटन। और म्यू mg का कॉस थीटा माने म्यू n, तो म्यू n कितना है? 8 न्यूटन। कितना है? 8 न्यूटन। तो 12 माइनस 8 कितना आया? 4। और वहां से लेकर के कहां तक है रेंज? म्यू mg का साइन थीटा प्लस म्यू mg का कॉस थीटा, मतलब के 12 प्लस 8 कितना? 20। देख, क्या एक लाइन में आंसर आ गया क्या? अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, क्या एक लाइन में आंसर आ गया? तो सर ये कहानी क्यों सुनाई? ये कहानी तेरे को सुनाई अभी एक जे एडवांस का क्वेश्चन कराने के लिए। क्या कि जैसे जैसे इस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, ध्यान से देख, जैसे जैसे इस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, देख फ्रिक्शन की वैल्यू घट रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू घट रही है। और एक समय के बाद जब इस फोर्स की वैल्यू और बढ़ती रही तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिर से बढ़ने लगी, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, बता रहा हूं मैं क्या कि जैसे जैसे इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली गई, देखो फ्रिक्शन की वैल्यू घटती चली गई और 0 हो गई। और क्या हो गई? 0। इस फोर्स को अगर आपने और बढ़ाया तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू फिर से बढ़ने लगी, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में। यह सारा फ्रिक्शन कहां था? ऊपर की तरफ था। कहां था? ऊपर की तरफ। कहां था? ऊपर की तरफ, है ना। और ये सारे फ्रिक्शन कहां है? नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन घट रहा है, घटते घटते 0 हो गया। इस फोर्स को और ज्यादा बढ़ाने पर फ्रिक्शन फिर से बढ़ने लगा, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगा। आई होप हमें बात समझ आ गई यार, और साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी समझ आ गई। आज थोड़ा सा ज्यादा थका थका सा लग रहा है यार, है ना। आज थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है आज, पता नहीं, गला थोड़ा भरा भरा हो रहा है यार। परंतु आप लोगों का ये जो प्यार है, आप लोगों से जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो मतलब खींच के ले आता है यार यहाँ पे। इस क्या कितना भी पाँव में दर्द हो रहा हो, चाहे कितना भी पूरे दिन ऑफलाइन में पढ़ा करके सुबह से शाम तक, चाहे कितना भी थक गया आदमी, परंतु यहाँ घर में आते ही ना ऐसा लगता है कि शाम को कि नहीं यार ये काम तो करना ही, कम से कम मेरी तो हफ्ते में 3 लेक्चर तो मुझको कम से कम देने यार, ताकि आप लोगों का कुछ तो मैं कर सकूं यार, कुछ तो मैं कर सकूं यार। ये बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी है जिनके पास नहीं है यार, वो साधन नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए अगर कुछ कर पाए तो इससे अच्छा तो क्या हो सकता है, क्या ही कर सकता हूँ इससे अच्छा, है ना। खैर चलो, इसको नोट करो एक बार अच्छे ढंग से। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई तुम्हारी, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। देखो मैंने सवाल को दोनों ही तरीके से सॉल्व करके दिखाया तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करके दिखाया और प्रॉपर मेथड भी बताया। ये मैं तुमको बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब एक जे एडवांस का सवाल तुम्हारे सामने लेकर के आने वाला हूं, और मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा उसमें, सिर्फ बोल दूंगा कि देख अभी तुझे थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो खुद से बोल क्या होना चाहिए, और तुम्हें आंसर मार्क करना होगा। तुम लोग बोलोगे यार देख जेई का सवाल कितना कठिन सवाल, और मुझसे हो गया यार। बोल, बात समझ आई? पक्का? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी 2-4 लाइनें अपने शब्दों में लिख लेना, इस टेबल के बारे में 2-4 लाइनें अपने शब्दों में लिख लेना, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। करो, आ जाओ बेटा। देखो अब तुम्हें अपने स्क्रीन पर एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल देखो नजर आ रहा होगा, और सवाल पूछा गया था 2010 में जेई एडवांस में। उस समय वो जेई हुआ करता था, तो उस समय सवाल तुमसे पूछा गया, और सवाल देखो वाकई में बहुत जानदार है। देखो तुम लोग इसे यहां पढ़ो, मैं फोन में से पढ़ता हूं। तो क्या सवाल बोला गया कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा। हाँ, जैसा कि फिगर में दिया गया है, बोला गया कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। बोला गया ठीक है भाई, tan थीटा जो है वो म्यू से बड़ा है। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
फिर बोला गया अच्छा टेन थीटा अगर म्यू से बड़ा है तो मतलब कि ब्लॉक की फिसलने की टेंडेंसी तो है, ब्लॉक की फिसलने की टेंडेंसी तो है, हाँ बिल्कुल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है ना, देखो ध्यान से देखो। तो बोला गया कि द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ फोर्स P पैरेलल टू द प्लेन, है ना, जहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले वो फोर्स F माना था ना, इन्होंने फोर्स P मान लिया है उसको, है ना। और बोला गया कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव as P is varied from P1 mg sin theta minus mu cos theta, ये वही रेंज हो गई देखो उसकी, to P2 mg sin theta plus mu cos theta। बोला गया कि द फ्रैक्शनल फोर्स F वर्सेस P ग्राफ विल लुक लाइक, है ना। तुम खुद से बताओ, अगर वो तुम्हें टेबल आती है ना तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, सोच करके देखो। तो जैसे जैसे P की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा था तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बोलो बोलो, P की वैल्यू को बढ़ाने पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे घट रहा था, बोलो हाँ ना, तो बोलो भाई साहब, जैसे जैसे P की वैल्यू को बढ़ा रहा था फ्रिक्शन फोर्स घट रहा था, घटते घटते जीरो हो गया, एंड देन उसको और बढ़ाया गया तो फ्रिक्शन फोर्स फिर से बढ़ने लगा, परंतु नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगा। अब तो मैंने सोल्यूशन ही बता दिया, अरे अब तो बता दो चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, क्या चौथा सही है, तुम बताओ। ध्यान से देखो बेटा, तो पहले ऑप्शन को जब आप देखेंगे ना तो ध्यान से देखिए बेटा, तो जैसे जैसे आप इस फोर्स P को बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो घटना शुरू हो गया, अरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पहले घटना शुरू हो गया, फिर P को बढ़ाते 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 P की एक वैल्यू के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो भी हो गई, और फिर जब आपने P को और ज्यादा बढ़ाया तो वैसे फ्रिक्शन फोर्स फिर से बढ़ने लगा, परंतु नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगा। और यही तो अपने को कराया गया था यार, अरे हाँ ना तो बोल दो, इसीलिए बोला था टेबल को ढंग से देख लो। अरे यार आया कि नहीं आया पक्का। अब देखो जेई एडवांस का सवाल है, जेई का सवाल है 2010 का, भाई साहब देखो इतना बेसिक सा सवाल, अगर आ गया तो आ गया और नहीं आया तो नहीं आया। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं मैं समझ आ गया होगा एकदम पक्का, सोच लो। मैं देखो कुछ भी लिख नहीं रहा हूं, जेई का सवाल तो हम लोग ऐसे ओरली कर देते हैं, हाँ ओरली कर देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था तब कराइए, है कि नहीं बेटा। अगर इस आंसर की क्लिप, अगर आप इस वीडियो की क्लिप मतलब क्वेश्चन की क्लिप अगर आप अलग से देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं कि क्वेश्चन की क्लिप में अलग से निकाल करके दे देता हूं ताकि बच्चों को टाइम वेस्ट ना हो, तो अगर आप इस क्वेश्चन की क्लिप अगर अलग से आप देख रहे हैं तो फिर आप कंप्लीट वीडियो के ऊपर आ जाइए, चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको आराम से। और अगर बिल्कुल लेक्चर में ही चल रहा है तब तो आपको सब कुछ समझ आ ही रहा होगा, बिल्कुल एकदम ढंग से आ रहा है ना, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आ रहा होगा यार, एकदम पक्का पक्का है ना। चलो तो बड़े ढंग से इसको नोट कर लो, नोट तो क्या करना है, सवाल तुम्हारे सामने, और अब मैं और सवाल तुम्हें दिखाता हूं, नई नई वैरायटी के सवाल तुम्हें दिखाता हूं। चलो आओ सुनो, देखो एक आसान सा सवाल मैं तुम्हें और कराता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर वैरायटी चेंज करेंगे हम लोग। क्या सवाल बोला गया, सवाल आज चौक बहुत टूट रहे हैं यार, है ना। सवाल इस तरह से बोला गया कि मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल है 53 डिग्री, ओके, और यहां पर एक डब्बा रखा गया है और डब्बा है मान लो 5 किलो का, ठीक, डब्बा है मान लो 5 किलो का, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना यहाँ पर बोला गया इसकी जो वैल्यू है वो है 0.4, कितनी है 0.4। और इस डब्बे के ऊपर जानते हो, इस डब्बे के ऊपर ना ऐसे देखो, ऐसे एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे, और कितना ये फोर्स है 20√2 और यहां से 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। इस डब्बे को ऐसे पकड़ के खींचा जा रहा है, ऐसे टेढ़ा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा। तो सवाल बोला गया कि विल द ब्लॉक मूव और नॉट, विल द ब्लॉक मूव और नॉट, ठीक है, विल द ब्लॉक मूव और नॉट, if yes then find out the acceleration, if yes then find out the acceleration of block, कि भाई बताओ डब्बा मूव करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा ये तो हम बता ही देंगे, परंतु एक्सेलरेशन क्या होगा डब्बे का ये भी पूछा गया। अब वीडियो को यहीं पे एक बार स्टॉप कर दो आराम से, बिल्कुल प्यार से, उसके बाद फिर मैंने तो कराना है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, उस फोर्स के कंपोनेंट तोड़ लेना, कोई खास बात नहीं है, हो जाएगा वो, है ना। करो 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 बेटा करो, जिसको मुश्किल समझ रहे हो वो मौका है भाई साहब। अगर मुश्किलों को ऐसे नकार दोगे भाई साहब तो कोई एक और आदमी कोई और आएगा बढ़िया, दूसरा से कोई और आदमी आएगा और वो उस मुश्किल को मौका समझेगा, उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझेगा, और चैलेंज को अपॉर्चुनिटी सुन के भाई साहब इतिहास में अपना नाम दर्ज करा देगा, तुम रह जाओगे पीछे, हमें पीछे नहीं रहना है। करो, करा तुमने, वीडियो को स्टॉप किया था एक बार, अच्छे से अटेम्प्ट किया था। अब सुनो मेरी बात, सुनना जरा ध्यान से, देखो बहुत आसान सवाल है। बोला गया कि मान लो 5 किलो है ना, तो ध्यान से देख, तो ये नीचे लग रहा होगा 50 न्यूटन, है ना, और ये इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, ये नॉर्मल वाली लाइन रहती है वैसे, है ना, और ये 53 तो ये भी 53 है ना, और सुनो ये 50 ये 53 तो ये 50 का cos 53 है ना, और ये हो जाएगा 30 न्यूटन, कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, और ये हो जाएगा 40 न्यूटन,
ये हो जाएगा तुम समझ रहे हो ना ये बात, ये 50 का cos 53, ये 50 का sin 53। cos 53 कितना होता है 3/5, sin 53 कितना होता है 4/5। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अभी और फोर्सेस भी बाकी है जिनके कंपोनेंट मैंने नहीं तोड़े हैं, तो वो भी तोड़ लेते हैं। सुनो, ये 20√2, ये एंगल 45, तो ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, ये फोर्स, ये है 20√2 का cos 45, तो ये हो गया 20 न्यूटन। कितना हो गया 20 न्यूटन। और ये हो गया 20√2 का sin 45, 20√2 का sin 45, तो ये भी हो गया कितना भाई साहब 20 न्यूटन। कितना हो गया 20 न्यूटन। मुझे एक बात बताओ, क्या ये डब्बा हवा में उड़ा? बोला नहीं। तो इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। जितने ऊपर की तरफ वाले फोर्स हैं उतने ही नीचे की तरफ वाले फोर्स हैं। तो ऊपर कौन कौन है? ऊपर एक तो नॉर्मल है, एक 20 है, और नीचे कितना है 30 न्यूटन है। तो नॉर्मल आ गई 10 न्यूटन, नॉर्मल आ गई 10 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो होता है म्यू इंटू एन। तो जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी 0.4 इंटू 10, तो ये हो गया 4 न्यूटन। कितना हो गया 4 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन तो मैक्सिमम इतना ही लग सकता है भाई, है ना। अब सोच करके देखो इस डब्बे की कहानी सुनो। तो आगे फोर्स है 40 न्यूटन और पीछे फोर्स है 20 न्यूटन। पीछे फोर्स है 20, यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आ रहा है यार। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे फोर्स है 40 न्यूटन, पीछे फोर्स है 20 न्यूटन, तो आगे खिसकना चाहेगा। तो भाई साहब फ्रिक्शन क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं खिसकने दूंगा। तो फ्रिक्शन भाई साहब लगेगा पीछे, लगेगा पीछे। और मैक्सिमम कितना लग सकता है 4 न्यूटन। तो अगर मैक्सिमम भी लग गया, मैं तो कहता हूं मैक्सिमम भी लग गया, तो नीचे फोर्स है 40 न्यूटन और ऊपर फोर्स है 20 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो भी रुक तो पाएगा नहीं। तो भाई साहब डब्बा तो मूव करेगा। अरे डब्बा मूव करेगा, द ब्लॉक विल मूव, है ना, द ब्लॉक विल मूव। और कहां मूव करेगा? डाउनवर्ड्स। कहां मूव करेगा? डाउनवर्ड्स, क्योंकि नीचे वाले फोर्स ज्यादा हैं और ऊपर वाले फोर्स कम है। नीचे फोर्स है 40 न्यूटन और ऊपर फोर्स एक तो 20 न्यूटन और एक 4 न्यूटन। तो बेटा जो नेट फोर्स आ गया वो कितना आ गया? ये आ गया 40 माइनस 20 और प्लस 4। दिस इज द नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है? डब्बे का ही मास इंटू डब्बे का ही एक्सेलरेशन। ये बात भाई साहब। तो आ गया 40 माइनस 24 और सामने आ गया 5a, तो 5a इज इक्वल टू 16, तो a आ गया 16/5, है ना, 16/5 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, है ना। तो इस तरह के सवाल अपने को पूछे जा सकते हैं। सवालों की वैरायटी तो और भी बहुत सारी बनती है ना। और समय आई थिंक हमारे पास है अभी थोड़ा सा, एक आध वैरायटी में तुम्हें और दिखाता हूं सवालों की। देखना तुम लोग बोलोगे हाँ यार सर देखो मजा तो बहुत आया सर। और अगर नीचे आ रहा हो मजा तो भाई साहब नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि मजा आ रहा है भाई साहब। और नीचे अगर चैनल पर नहीं आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको जे एडवांस लेवल का कंटेंट मिलता है, वो भी ऑर्डर में लगा हुआ भाई साहब, बिल्कुल ऑर्डर में लगा हुआ। और वो कंटेंट जो पेड कोचिंग्स में दिया जाता है 2-2 2.5 लाख रुपए की फीस में, वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है भाई साहब। एक भी वैरायटी सवालों की किसी भी टॉपिक में आप लोग जाना, पिछले जो भी कंटेंट मैंने अपलोड किया है, एक वैरायटी तुम लोग नहीं बोल सकते कि सर ये वैरायटी के सवाल आपने नहीं कराया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सिंगेज वाली बुक उठाना, बीएम शर्मा जी की बुक उठाना, एस वर्मा जी के सवाल उठाना, भाई साहब कोई सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो तुमसे ना बने ये पढ़ने के बाद, अगर ढंग से पढ़ा है तो। बोलो बात समझ आइए, क्योंकि कोई भी वैरायटी मैंने छोड़ी नहीं है। मुझे पता है ना, कंटेंट तो मैंने अपलोड किया है, मुझे पता है मैंने सच में कुछ नहीं छोड़ रखा। जो पेड कोचिंग में पढ़ाता हूं मैं जो पढ़ाता हूं ना ऑफलाइन में भाई साहब पेड कोचिंग में, भाई साहब कुछ भी नहीं छोड़ रखा है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। बोलो बात समझ आई? पक्का? चलो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, देखो उसके बाद फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आओ देखो एक और बहुत ही ज्यादा जानदार सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, जानदार वैरायटी में तुम्हें दिखाता हूं। और उस वैरायटी पे ढेरों सवाल भाई साहब जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में बहुत सारे पूछे गए, है ना। देखो सुनो, आ जाओ। सवाल क्या बोला गया? सवाल इस प्रकार से बोला गया है ना, कि मैंने बोला मान लो इस तरह से ना इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, और ये कोई डब्बा है जिसका मास है m1, और ये कोई डब्बा है जिसका मास है m2, ठीक। ये मान लो कोई मास है m1 और ये मान लो कोई मास है m2। बच्चा बोला ठीक है सर आपकी बात मान ली, है ना। अब देख मैं क्या बोला, मैं बोला इस वाले डब्बे के लिए जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है ना, मैं बोला मान लो μ1 है। कितना है? μ1। और इस ऊपर वाले डब्बे के लिए जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है मैं बोला मान लो μ2 है। कितना है? μ2 है। संभाल समझना, मजा आएगा बहुत। पता क्या बोला गया कि इफ μ1 इज लेस देन μ2, ठीक है, इफ μ1 इज लेस देन μ2, μ1 भाई साहब छोटा है, μ2 बड़ा है, ये उल्टा करते तब मजा ज्यादा आएगा, है ना। मैं बोला कि μ2 इज लेस देन μ1, ठीक है,
म्यू2 इज लेस देन म्यू1। इसका मतलब कि म्यू2 छोटा है और म्यू1 बड़ा है। ये गजब वैरायटी हो गई। अब एक सुनना जरा ध्यान से, बहुत गजब सवाल होने वाला है। ये बोला कि म्यू2 जो है वो छोटा है और म्यू1 बड़ा है, देन फाइंड आउट द फोर्स exerted by the block of mass m2 on mass m1 on the block of mass m1। ये सवाल बोला गया। आप जानते हो ये सवाल वाकई में बहुत मतलब अच्छा टफ सवाल माना जाएगा। ये सवाल वाकई में बहुत टफ सवाल माना जाएगा। परंतु अगर आज की लेक्चर जो हमने पढ़ाया जो अभी, अगर वो बहुत बड़े ढंग से हम लोग देख कर क्या रखे हैं ना, तो इस सवाल में जानते हो वाकई में कुछ भी नहीं है। हालांकि देखने में बड़ा टफ लगेगा, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे अगर समझ आया, कंसेप्ट अगर ढंग से सीख कर क्या रखे हो, नहीं तो टफ तो है ही। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? 100%। देखो मैं कराता हूं एक बार, देखो फालतू परेशान मत हो, मैं कराता हूं। सुनो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले जब कोई डब्बा नीचे ऐसे आ रहा था, उसका एक्सेलरेशन मैंने आपको भी कैलकुलेट करवाया था। कितना था वो एक्सेलरेशन इतना था। सुनो कितना था, ये था g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही था ना। देखो जहां तक मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ाया गया था। एक्सेलरेशन कितना पढ़ाया गया था, g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो सबसे पहली बार तो जो एक्सेलरेशन है ना वो मास के इंडिपेंडेंट है। याद कर, सबसे पहला सवाल आज के लेक्चर का यही था ना कि मास के इंडिपेंडेंट है। अगर म्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घट जाएगा और अगर म्यू घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। पक्का सोच लो। अब ध्यान से देखो, तो दोनों ही डब्बों के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग है। दोनों डब्बों के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग है और म्यू1 बड़ा है और म्यू2 छोटा है। तो अगर म्यू1 बड़ा है तो इस डब्बे का एक्सेलरेशन कायदे से अगर ये अलग चल रहा होता तो कम होना चाहिए था, और म्यू2 तो छोटा है तो इस डब्बे का एक्सेलरेशन अगर ये अलग चल रहा होता तो m1 से ज्यादा होना चाहिए था। परंतु ये तो एक साथ चल रहे हैं तो भाई साहब ये सट कर चलेंगे। कैसे चलेंगे? सट कर चलेंगे, क्योंकि ये तेज नीचे आना चाहता है, ये धीमा नीचे आना चाहता है, तो ये पीछे से इसको एक धक्का मारेगा। ये पीछे से इसको एक धक्का मारेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये नॉर्मल फोर्स ही मुझे कैलकुलेट करना, यही तो सवाल है। बोला गया कि फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑफ मास m2 ऑन मास m1। तो ये नॉर्मल फोर्स ही मुझे निकालना है। परंतु ये निकालना मेरे लिए तब आसान होगा जब मैं इन दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है, अब तो दोनों सट कर चलेंगे और सट कर चलेंगे तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन जब मैं निकाल पाऊंगा ना तब जाकर के मजा आएगा। बोलो बात समझ आई? 110%। देखो मैं तुम्हें बताता हूं इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। सुनो, अगर ये m1 है तो जो नीचे लग रहा है ये है m1g, और ये वाली जो लाइन है ये है नॉर्मल वाली, इसे n1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? n1। ये थीटा है तो ये कितना है? ये भी थीटा है। ये m1g, ये थीटा, तो ये m1g का cos थीटा, और ये कितना है? ये है m1g का sin थीटा। और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा पीछे Fr1। कितना लग रहा होगा? Fr1, है ना। अब इस वाले डब्बे की बात कर लो। Fr1 क्या है वैसे? म्यू1 इंटू n1, वो तो मैं कर लूंगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तुम बोलो तो लिख देता हूं, है ना। Fr1 कितना है? Fr1 है म्यू1 इंटू n1, मतलब कि Fr1 कितना हो गया? म्यू1, और n1 कितना है? m1g cos थीटा। लिख दिया, चलो हाथ के हाथ, ठीक है। अब इसकी बात कर, m2 की बात कर, तो इसका भी m2g तो लग रहा होगा बिल्कुल नीचे, और ये वर्टिकल लाइन रही होगी ये नॉर्मल वाली, इसको n2 बोल देते हैं, ठीक है। और ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये m2g तो ये m2g का cos थीटा, और ये नीचे की तरफ जो लग रहा होगा ये रहा होगा m2g का sin थीटा। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं। और जो पीछे लग रहा होगा, यहां से भी पीछे जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा Fr2। क्या लग रहा होगा? Fr2। तो Fr2 किसके बराबर है? ये तो भाई साहब म्यू2 इंटू n2 के बराबर है। तो जो Fr2 आ गया वो आ गया म्यू2, और n2 कितना है? वो है m2g इंटू कॉस थीटा। भाई साहब बहुत बढ़िया। अब बेटा जब ये दोनों डब्बे सट कर चल रहे हैं एक साथ, तो भाई साहब एक डब्बे की तरह माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? एक डब्बे की तरह माने जाएंगे, और उसके ऊपर नेट फोर्स लिखा जाएगा। तुम सोचो इस पूरे एक डब्बे का जो मास है वो कितना है? m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन कितना है? a। ये तो मुझे निकालना है। सोच
इसको इन दोनों के ऊपर नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स है? एक तो है M2G, एक है M1G, और पीछे की तरफ एक तो FR1 और एक FR2। तो नेट फोर्स क्या आएगा? सुनना जरा ध्यान से। जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स ये आएगा, ध्यान से सुनना, ये आएगा M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा माइनस FR1 माइनस FR2। बोल बात समझ आई? पक्का एकदम? तो ध्यान से देखो, एफ नेट कितना है? इसी का ही मास इंटू इसी का ही एक्सेलरेशन, तो ये आया m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, m1g साइन थीटा। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? g साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो चलो कॉमन ले लो। तो ये आ गया कितना? m1 प्लस m2 और g साइन थीटा और माइनस FR1 ये रहा, FR2 ये रहा, क्या कॉमन आ रहा है? g cos थीटा कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? g cos थीटा। देखो ना, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? g cos थीटा कॉमन आ रहा है। तो माइनस का देखो कितना आ गया, ये अंदर बनेगा μ1 इंटू m1 और प्लस μ2 इंटू m2 और साथ में g cos थीटा, और भाई साहब ये आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? देख ध्यान से देख, एक्सेलरेशन आ गया m1 प्लस m2 और g साइन थीटा माइनस μ1 इंटू m1 प्लस μ2 इंटू m2 और साथ में g cos थीटा और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, m1 प्लस m2। दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। सर किसका एक्सेलरेशन है? m1 का है कि m2 का? बोला दोनों का। किसका है? दोनों का। तो सर यहां से वो फोर्स तो आया ही नहीं सर अभी तक, हमें तो सर ये फोर्स निकालना था, इन दोनों के बीच वाला नॉर्मल फोर्स निकालना था। अरे आ गया ना, देख ध्यान से देख, सुनो, अब सिर्फ इस मास को देखो, आगे वाले मास को देखो, m1 मास को देखो। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है एक तो m1g साइन थीटा, और एक नीचे की तरफ जो फोर्स है वो ये नॉर्मल फोर्स है जो मुझे निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मास m2 ऑन m1। ठीक है, ये देखा मैंने। और क्या देखा मैंने? और मैंने देखा कि mg तो ऐसे था और ये थीटा था, ये mg का cos थीटा था और ये n1 थी और पीछे FR1 था। पीछे क्या था? FR1 था, और ये a एक्सेलरेशन से आगे आ रहा था। तो क्या लिखा गया? बोला गया, क्या बोला गया? सुनना, अब तो सॉल्यूशन ही हो गया है। क्या बोला कि m1g साइन थीटा प्लस n माइनस FR1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 इंटू ए। ध्यान से देख, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई m1 इंटू ए प्लस FR1 और माइनस m1g और साइन थीटा। बेटा इसके अंदर FR1 की और a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू यहां से आएगी, सॉल्व करके आ जाएगी ना, और FR1 की वैल्यू ये रही, दोनों को पुट करेंगे तो हमें दोनों के बीच का फोर्स पता चल जाएगा। ये सवाल आपको ज्यादा टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहां पर वेरिएबल लेकर के इसको सॉल्व किया है, और डेटा होता ना कि भाई साहब 37, 2 किलो, 5 किलो, 0.5, 0.4, भाई साहब इतना आसान हो जाता ना तेरे लिए सवाल सॉल्व करना, बहुत ज्यादा आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान। इसको लेकर के कोई फालतू टेंशन में नहीं आना है अपने को, बिल्कुल भी 1% भी टेंशन में नहीं आना है भाई साहब। ये दिखने में टफ लग रहा है परंतु वाकई में कोई टफ नहीं है। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। अच्छा जाते जाते ना तुमसे एक सवाल पूछ करके जाता हूं, मेरा मन नहीं मान रहा बिना पूछे तो, है ना। सुनो, एक सवाल पूछा मैंने तुमसे। क्या सवाल पूछा? देखो यहां पर कोने में लिख रहा हूं, है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। देखो मैंने बोला कि मान लो एक ना ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और 37 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां पर है एक डब्बा, ठीक है, और एक डब्बा यहां पर है, ठीक, और ये डब्बा है 5 किलो का और ये डब्बा है 3 किलो का, ठीक, और ये दोनों ही ना एक रस्सी के माध्यम से बंधे हुए हैं, एक रस्सी के माध्यम से बंधे हुए हैं। बोला गया कि ये जो 5 किलो का जो डब्बा है ना, बोला गया इसके लिए जो म्यू की जो वैल्यू है ना वो है 0.7। कितनी है? 0.7। और ये जो 3 किलो का जो डब्बा है ना, इसके लिए जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.4। कितनी है? 0.4, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि जो रस्सी है ना, रस्सी, ये जो रस्सी है ना, रस्सी, बोला गया इस रस्सी के अंदर टेंशन बताएं। क्या बताएं? रस्सी के अंदर टेंशन बताएं। ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है, ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा होमवर्क सवाल है। 37 डिग्री, 5 किलो, 3 किलो, यहां 5 किलो के लिए 0.7, 3 किलो के लिए 0.4, बोला रस्सी में टेंशन बताएं। बता दोगे? नीचे कमेंट कर दोगे?
अगर नीचे कमेंट कर दोगे तो मैं समझूंगा कि भाई साहब आज का पढ़ाया हुआ मेरा तो सफल रहा। हालांकि कराने को मैं इसमें और बहुत सारे सवाल करा सकता हूं, सवालों का तो कोई अंत नहीं है ना। बाकी कंसेप्ट तो इतना ही है ना। अच्छा देखो, इसमें भी मैं और केसेस तुम्हें बता सकता था कि अगर μ2 बड़ा होता और μ1 छोटा होता, है ना, μ1 होता छोटा और μ2 होता बड़ा, तो μ1 छोटा होता तो ये तेज भागता, ये स्लो भागता, तो भाई साहब ये दोनों अलग अलग आ रहे होते और दोनों के एक्सेलरेशन भी अलग अलग होते। इस आगे वाले का एक्सेलरेशन होता g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा, इस ऊपर वाले का एक्सेलरेशन होता g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। उस समय इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती। एक और केस, अगर सर दोनों बराबर हो जाएं तो दोनों बराबर होते तो दोनों साथ साथ सट करके नीचे आते, परंतु M2 M1 के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा होता। ये कुछ ऐसा ही केस है कि अगर आपको मैं बिल्डिंग से कूदा दूं भाई साहब के सर पर बैग रख करके, तो आपका बैग आपके सर पर तो रखा रहेगा, पर आपको आपके बैग का कोई वजन महसूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर दोनों के लिए म्यू सेम रहता तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता, नीचे की तरफ कितना, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। थर्ड केस ये बनता कि तीनों के तीनों केसेस मैंने आपके लिए इसको दिखा दिए। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं समझू हमारे को आज की चर्चा समझ आई है, और आज की चर्चा समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, नीचे कमेंट करके मुझे बताना पढ़ाया हुआ कैसा लगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी बहुत बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो, डीपीपी सारी वहीं पर आती है भाई साहब। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का। चलो हम लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।